सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बिहार स्पेशल कवर करने जा रहा हूं। इसके पहले एक वीडियो मैं इसका ऑलरेडी बना चुका हूं और ये जो बिहार स्पेशल मैं पढ़ा रहा हूं ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बजट 23-24 में जितना भी फैक्ट एंड फिगर है उसी के आधार पे इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। और ये जो लेक्चर है पीटी, मेंस और इंटरव्यू जो भी आप दें बीपीएससी का, उन सब के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप इसको नोट डाउन भी कर लें, और नहीं तो हालांकि मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके पहले जो मैं एक वीडियो बनाया था इसी का बिहार स्पेशल का, उसमें मैं बिहार के इकोनॉमी का एक ओवरव्यू चैप्टर कवर किया था और दूसरा उसमें एग्रीकल्चर कृषि के बारे में पूरा ओवरऑल बताया था क्या है कैसे है। तो पहले वाले लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था और कृषि चैप्टर को मैं डिस्कस किया था पीटी, मेंस और इंटरव्यू के रिगार्डिंग। और इस लेक्चर में 2 चैप्टर और कवर करूंगा क्योंकि आप लोग को पता है कि बिहार इकोनॉमी 22-23 में इस बार जो है टोटल आपका 14 चैप्टर है। तो 14 में 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी आज 2 हो जाएगा तो 4 चैप्टर आपका ऑलरेडी डिस्कस हो जाएगा। बाकी 10 चैप्टर बचेगा, आने वाले कुछ दिनों में वो भी मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा। तो इसमें 2 चैप्टर कौन कौन सा है, बिहार में उद्योग और दूसरा है श्रम, रोजगार, कौशल विकास और प्रवास। इसके रिलेटेड जितना भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डेटा दिया वो, बाकी मेंस का क्वेश्चन कैसा बन सकता है और भी कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें इनपुट में इसमें डाला हूँ, तो आप इसको आराम से देखें और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिहार में उद्योग, तो ये सर्वे के यहाँ है और ये चैप्टर नंबर इसका 3रा है, ठीक ना, सर्वे का। इसमें जब आप बजट पढ़िएगा तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट ही लिखा हुआ है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जिनका इंग्लिश मीडियम है तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट तैयार हो रहा है, वो भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी साहब इसको सिर्फ देख लें, ठीक ना, इंग्लिश मीडियम का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। जो भी चीज़ें अब है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, इंग्लिश का कंटेंट तैयार हो रहा है, मेरी टीम लगी हुई है, जैसे जैसे तैयार होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन अगर इंडस्ट्री का, उद्योग का अगर देखिएगा तो इसमें सर्वे का ही लाइन में उठाया हूँ, वहाँ लिखा है बिहार में उद्योग क्षेत्र या उद्यम क्षेत्र का आकार मुख्यतः ऐतिहासिक कारणों से बड़ा नहीं है। ऐतिहासिक कारणों से मतलब कि अगर पीछे बैकग्राउंड भी जाएंगे तो हमारे राज्य में उतना अधिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसमें छोटे पैमाने का उत्पादन दिखता है जो राज्य में आर्थिक विकास के लिए प्रचुर योगदान के लिहाज से अधिशेष पैदा करने में असमर्थ है। मतलब इतना ज़्यादा इसका व्यापक दायरा नहीं है जिसकी वजह से हमारे बिहार की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, ऐसा इसमें कुछ विशेष नहीं दिखता है। आगे यहाँ बिहार में जो सेकेंडरी सेक्टर की वार्षिक वृद्धि दर तथा जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर के बीच बहुत ही मजबूत संबंध नहीं है। मतलब कि जिस तरह से ग्रोथ रेट बढ़ता है उस तरह से द्वितीयक क्षेत्र का ग्रोथ रेट नहीं बढ़ता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, मतलब कि मजबूत संबंध नहीं है। आगे यहाँ पर लिखा है द्वितीयक क्षेत्र के, आपको पता है इसमें और भी 3 क्षेत्र है जिसमें कि आपका खनन या उत्खनन आता है, विनिर्माण आता है, बिजली गैस और निर्माण आता है। ये द्वितीयक क्षेत्र के 4 मेनली उप क्षेत्र हैं, मतलब सब जोन बोल सकते हैं। खनन यानी उत्खनन आता है, विनिर्माण, बिजली गैस और एक निर्माण। अभी तक जो है ना ये जो द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी कंपोनेंट हैं ये हमारे आर्थिक डेवलपमेंट का एक वाहक या वेक्टर नहीं बन पाया है। यहाँ भाई इसी को सेकेंडरी सेक्टर की वजह से बिहार डेवलप कर रहा है, ऐसा अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। और यहाँ देखिए पिछले 5 साल का मैं दिखाया हूँ कि जो द्वितीयक क्षेत्र का वृद्धि दर और जीएसडीपी का वृद्धि दर में क्या रिलेशन रहा है। तो 17-18 में देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर का जो आपका ग्रोथ रेट था 3.1% था और उस साल का जीएसडीपी राज्य का जो 6.5 के रेट से बढ़ा। 18-19 में देखिए सेकेंडरी सेक्टर का 8.4 था और जीएसडीपी 10.9 रहा ग्रोथ रेट। बाकी 19-20 में 4.5, फिर यहाँ देखिए 5.4, यहाँ 4.4 रहा।
यहाँ देखिए 2020-21 में चूँकि कोविड आया था माइनस में था सेकेंडरी सेक्टर, और यहाँ ओवर में इतना माइनस था। अब फिर अभी 21-22 का लेटेस्ट में 3.8 जो है ना ग्रोथ रेट रहा है सेकेंडरी सेक्टर का, और GSDP हमारे राज्य का ग्रोथ रेट जो है ना 11% रहा है। इसका मतलब देखिए अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है, तो वही लाइन में वहाँ पे बताने का कोशिश किया था। उसके बाद अगर आप देखिएगा नेशनल लेवल पर बात कीजिएगा तो औद्योगिक क्षेत्र का GDP में जो है 30.1% योगदान है, जबकि बिहार का मात्र 19.4% है। इसका मतलब तो ये है कि हमारे देश हमारे राज्य में जो सेकेंडरी जो सेक्टर है वो उतना अधिक डेवलप नहीं है, इसलिए इतना कम इसका कंट्रीब्यूशन हमारे राज्य के GDP में है। और पिछले 5 वर्षों में लगभग द्वितीयक क्षेत्र में ना 20% के आसपास ही जो है ना आपका योगदान रहा है GDP में, घटा है नहीं, मतलब इसी के रेंज में आपका दिखाई पड़ रहा है। बाकी देखिए मैं इकोनॉमिक सर्वे का ही एक पिक्चर में यहाँ डाल दिया हूँ। यहाँ लिखा है बिहार स्थिर मूल्य 11-12 पर सेकेंडरी सेक्टर के वार्षिक वृद्धि दर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ देखिए वर्ष लिखा है इधर, यहाँ खनन उत्खनन विनिर्माण गैस बिजली निर्माण और पूरा यहाँ योगफल दिया हुआ था, वही मैं आपको डेटा दिखाई दिया। आप एक बार यहाँ से भी अगर चीज़ें देखना है तो देख सकते हैं, वही चीज़ मैं बता ही दिया हूँ। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसको मैं बता दिया हूँ कि भारतीय राज्यों में सकल राज्यगत मूल्य मतलब GDP में औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान। अभी बिहार का देखिए, यहाँ आपको बिहार दिख रहा है, मैं बता ही दिया अभी 20-21 में कितना 19.4% है। और देखिए लगभग पिछले 5 साल लगभग 20% के आसपास ही रहा है, ज़्यादा नहीं घटा है नहीं बढ़ा है, कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, ऐसा है आप। बाकी पूरे देश के लेवल पे देखिए अंतिम यहाँ लास्ट में डेटा दिया है 30.1%, इसको मैं आपको बता ही दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे राज्य में कितना टोटल इंडस्ट्री या उद्योग या कारखाना है ये पता कैसे चलता है। एक वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 19-20 में हुआ है, उसके अनुसार एक तो हमारे राज्य में कृषि आधारित उद्योग है, दूसरा गैर कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग में जो कुल जो है ना 1214 है, इसमें चालू 1128 है, और गैर कृषि उद्योग में कुल जो है ना आपका 2215 कुल उद्योग है कारखाना, लेकिन चालू कितना 1808 है, मतलब कुछ बंद भी रहता है। इसका मतलब ये कहा जाए कुल अगर कृषि और गैर कृषि आधारित जो कुल जो कारखाना है वो 3429 है, लेकिन उसमें चालू मात्र कितना है 2936 है। तो ये अगर डेटा अगर आपको याद होगा तो मेंस में इसको कहीं कहीं पुट कर सकते हैं। अब आइए अलग अलग जो हमारे राज्य में कौन कौन सा इंडस्ट्री है। सबसे पहला कृषि आधारित उद्योग, इसमें सबसे बड़ा चीनी उद्योग है, वर्तमान में 9 मिल जो है चालू है। 21-22 में 2.41 लाख हेक्टेयर सकल एरिया पर खेती हुआ, कुल उत्पादन 473.1 लाख क्विंटल हुआ है। सर्वाधिक उत्पादन जो गन्ना का हुआ है, मतलब कि पेराई करके, वो हरिनगर में पहले स्थान पे है, और नरकटियागंज दूसरे, मतलब ये मिल है जहाँ पे गन्ना की पेराई होता है। तो ये भी एग्जाम में पीटी के लायक है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है, गन्ना उत्पादन अर्थात जो खोई का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में हुआ है, ये सर्वे कहता है कि जो है ना खोई का प्रयोग जो इथेनॉल उत्पादन में हुआ है, और सर्वाधिक इससे इथेनॉल उत्पादन हरिनगर मिल में हुआ है, और दूसरा कहाँ सिंध बलिया में हुआ है। और खोई का यूज हम बिजली उत्पादन में भी किए हैं। सर्वाधिक जो है ना आपका क्या कहते हैं, इसी में हरिनगर मिल में ही जो है ना सर्वाधिक बिजली का उत्पादन हुआ है, जो कि 14.5 मेगावाट है, और कुल जो बिजली जो खोई से जो उत्पादन हुआ है 88.5 मेगावाट है, और ये 8 मिल के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि गन्ना का जो बाय प्रोडक्ट निकलता, खोई निकलता, उसका यूज एथेनॉल में भी हो रहा है और बिजली प्रोडक्शन में हो रहा है, जो कि हमारे किसान के लिए सोने पे सुहागा है। एक और यहाँ पीटी फैक्ट देख लीजिए, बिहार में पहला जो है ना चीनी का मिल बेतिया में 1840 में डच द्वारा लगाया गया था। अब यहाँ देखिए चीनी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु सरकार कौन कौन से कार्यक्रम कर रही है। एक तो मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम, इसमें बीज का उत्पादन मिलनी किया जाता है। अगला है SC ST, अगर जब किसान अगर चीनी की खेती करना चाहते हैं तो उसको अनुदान या ग्रांट दिया जाता है। किसानों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, मतलब वर्कशॉप, ताकि किसान गन्ना के बारे में जान सके कैसे खेती करना है, कौन से सीजन में क्या लगाना है। ये सरकार के प्रयास है, लेकिन अभी भी
बिहार में चीनी उद्योग से संबंधित कई समस्याएं हैं, वो आपको यहाँ जिक्र करना पड़ेगा। जैसे कि अधिकतर जो मिल है वो 100 वर्ष पुरानी ही मशीन यूज कर रहा है, पूंजी की समस्या है, आधुनिकीकरण का प्रयास नहीं हुआ है, चीनी मिलों की गन्ना पिराई क्षमता काफ़ी कम है, बिहार में उत्पादित गन्ना दक्षिण भारत की तुलना में निम्न कोटि का है, मतलब इसमें रस कम पाया जाता है नॉर्थ इंडिया वाले गन्ना में। गन्ने के कृषि कार्य की सीमित मौसमी दशा के कारण, मतलब ये मुश्किल से 4 से 6 महीने ही ये मिल चलता है, बाकी समय तो ये बंद ही रहता है, ये मौसमी रोजगार हुआ, ये भी दिक्कत है। गन्ने से प्राप्त जो बाय प्रोडक्ट है उसके उद्योग की कमी है, इथेनॉल है, और भी अगर कई सारे उद्योग लग जाएगा तो और फायदा होगा। ये गन्ने पर मुआवजा बहुत ही कम दिया जाता है सरकार के द्वारा, और गन्ने से संबंधित शोध और अनुसंधान की बिहार में काफ़ी कमी है। इतना अगर कमी दिखा देंगे तो बहुत ही सफिशिएंट है, और ये एग्जाम में शायद क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। इससे संबंधित बिहार में समस्या बताए। और देखिए, हालांकि ये सब चीज़ बजट सर्वे में नहीं दिया हुआ, जितना मैं लिखा ये मेरा एक्स्ट्रा इनपुट है कि ताकि आपको मेंस का क्वेश्चन इजीली यहाँ से सॉल्व हो सके। अगला है जो दूध का जो डेयरी उद्योग है, तो ग्रामीण बिहार में पारिवारिक आय काफ़ी हद तक पशुधन पर ही डिपेंड करती है। बिहार में एक जो सहकारी संस्था का नाम है कामफेड, यही जो है ना दूध उत्पादन से ग्रामीण परिवारों की आय को स्थिरता प्रदान करने में और बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अभी जो कुल जो सहकारी समिति है वो 26,504 है जो कि काम करती दूध के क्षेत्र में, और प्रतिदिन दूध का जो कलेक्शन होता है वो यहाँ डेटा याद रखिएगा 1,228.6 हजार kg, ये पर डे का कलेक्शन है दूध का बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं वस्त्र उद्योग। देखिए वस्त्र उद्योग में क्या है कि बिहार के 38 जिलों में से 14 जिलों में वस्त्र परिधान का उत्पादन का काम होता है। तालिका नीचे दिखा देता हूँ। भागलपुर रेशम के उत्पादन को जीआई टैग मिला है। भागलपुर संकुल का रेशम उत्पादन व निर्यात की दृष्टि से पूरे देश में दूसरा स्थान है। पहला कौन है? कर्नाटक। पीटी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम जो मिलता है, एक तो आपका मलबरी हो गया, तसर और अंडी हो गया। रेशम का उत्पादन होता है 3 प्रकार का। अब इसमें पीटी में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेशम का उत्पादन किन किन डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ये देखिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। और तसर का कहाँ? बांका, मुंगेर, नवादा और कैमूर, जमुई। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही थी? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, जिसमें वस्त्र और चम नीति 2022 आया है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पावर लूम जो कि बिजली से जो चलता है मशीन, तो उसमें जो बुनकर काम करते हैं, ऐसे बुनकर को जो है ना 3 रुपया की दर से जो है ना विद्युत की सब्सिडी, बिजली सब्सिडी दी जा रही है, ताकि जो है ना यहाँ पे वस्त्र उत्पादन अच्छे से बढ़ सके। ये ध्यान रखिएगा। अगला इसमें जूट उद्योग है। तो जूट उद्योग बोलते हैं पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर के इलाके में है। अब कुछ वन आधारित उद्योग जैसे प्लाईवुड का इंडस्ट्री हाजीपुर वैशाली में है, कागज़ समस्तीपुर में, दरभंगा और पटना में, फिर लकड़ी है, रबर है, बांस का इंडस्ट्री मधेपुरा और जिलों में बांस का कुछ चीज़ें बनते रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जंगल पर आधारित हमारे राज्य में इंडस्ट्री या उद्योग है। अब कुछ खनिज आधारित उद्योग देख लीजिए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पहला चूना पत्थर कैमूर और रोहतास जो है ना जिले में है। डालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री यहीं पे है। अभड़क नवादा से निकाल के कोलकाता भेजा जाता है। पैलेट्स कैमूर और रोहतास में आपका निकलता है। खनिज आधारित उद्योग हालांकि उतना अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ खनिज हमारे राज्य में ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे जो कहाँ कौन सा उत्पादन होता है, देखिए भागलपुर में रेशमी सूती सब लिखा हुआ, बांका में क्या क्या होता है, गया में क्या क्या। अगर इसका वीडियो पॉज करके इस टेबल को देखना है, एक बार देख लीजिए कहाँ के जिले में कौन सा जिला किसके लिए फेमस है। ठीक। अगला है बॉक्साइट। ये कहाँ? मुंगेर या रोहतास में मिलता है आपका। डोलोमाइट, सोना, ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे राज्य के मिनरल्स या खनिज संसाधन हैं। अब अगला है उद्योग, इसमें पर्यटन उद्योग। बिहार का जो भौगोलिक एरिया या ऐतिहासिक या प्राकृतिक देखिएगा तो आपको वहाँ लगेगा कि नहीं पर्यटन की यहाँ काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं। और राज्य सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ना 8 पर्यटन परिपथ या 8 सर्किट बनाया है, जिसमें कि महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ जगह है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ जगह है, रामायण से, शिव शक्ति से, सूफी संत से, सिख से, गांधी सर्किट है, और अंतिम एक पारिस्थितिकी सर्किट बना है, ताकि इस सर्किट को बना के
पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा सके। आगे सरकार का प्रयास किया, बोध गया में एक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है ताकि कल्चरल चीज़ों को डेवलपमेंट किया जाए, ताकि लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आए। रोपवे परियोजना, मतलब कि पहाड़ी इलाके में जो है ना, चूँकि पहाड़ होता है, एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, तो बीच में तो आदमी जाएगा नहीं, इसलिए ना रोपवे बनाया जाता है जिसमें लोग बैठ के यहाँ से यहाँ पे जो है ना जा सकते हैं स्प्रिंग के जरिए। तो रोपवे परियोजना कहाँ, मंदार हिल में चल रहा है, प्रेतशिला ये गया में भी, डूंगेश्वरी गया में भी, ब्रह्मयोगिनी गया में भी, वानावार जहानाबाद में, मुंडेश्वरी कैमूर में भी। यहाँ पे ना रोपवे परियोजना का जो है ना कुछ जगह हो भी गया, कुछ जगह आगे लगने का प्लान है। अब यहाँ देखिए पीटी में को पूछा था कि डूंगेश्वरी पर्वत पहाड़ी कहाँ है, गया में, ध्यान रखिएगा, और मुंडेश्वरी कहाँ है, कैमूर में। डूंगेश्वरी और मुंडेश्वरी में कन्फ्यूज मत होइएगा, मुंडेश्वरी कैमूर में है, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। बाकी डूंगेश्वरी आपका गया में है। फिर पटना साहिब में प्रकाश पुंज का विकास किया जा रहा है। 5 सितारा होटल पटना या अन्य जगह बनाया जाता है कि वहाँ जो पर्यटन रहना चाहे तो रह सकते हैं। फिर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के आसपास न कहीं कहीं विश्राम स्थल का ना विकास किया जा रहा है, और गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है ताकि यहाँ श्रद्धालु गंगा आरती को देखने आवे और पर्यटन को बढ़ावा मिले। अगला है इसमें कि बिहार में पारिस्थितिकीय पर्यटन, जो इकोसिस्टम का कैसे पर्यटन का बढ़ावा इसमें दिया जा सकता है। उसमें देखिए, एक तो पहले बिहार में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क भी है, 13 अलग वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 अलग संरक्षित क्षेत्र है और एक सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है। और इस दिशा में देखिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया। पहला तो यही कि पर्यावरण वन विभाग द्वारा स्वतंत्र पारिस्थितिकीय पर्यटन का गठन किया जा रहा है और एक अलग नीति निर्माण भी इसके लिए किया जा रहा है। फिर 2 या 3 दिन का पर्यटन पैकेज लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि लोग जहाँ जहाँ घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं। राजगीर में जू सफारी और नेचर सफारी घोषित कर दिया गया है। ये सब पर्यटन को लेके किया जा रहा है। उसके बाद पूर्णिया में देखिए ईपीटी में पूर्णिया में ध्रुव उद्यान लगाया जा रहा है। अररिया के 2 जगह कुसियारगांव और रानीगंज में जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है। माधोपुर में जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है और गया जिसको पीपर घट्टी बोलते हैं यहाँ भी आपका जैव विविधता पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कहाँ कहाँ जैव विविधता पार्क और किस जगह है, क्योंकि गया में भी अब अंदर घुस के पूछता है तो यहाँ फिर मैं यहाँ पीपर घट्टी यहाँ लिख दिया हूँ। बाकी 2021 में जमुई के नागी पक्षी महोत्सव हुआ था। भागलपुर में डॉल्फिन देखने की सुविधा दी जा रही है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और करकटगढ़ में इको पार्क का विकास किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक माजर कुंड जलप्रपात ये कहाँ है, सासाराम में है। तो ये जो है ना जो आपका जो पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम को लेकर जो पर्यटन को बढ़ावा देंगे, सरकार इतना बड़ा प्रयास कर रही है ताकि लोग वहाँ पे जाएं और हमारे राज्य का इकोनॉमी क्या हो, बूस्ट हो। तो अगला यहाँ पे अलग से, चूँकि जब सर्वे जब पढ़िएगा तो वहाँ पे एक अलग से ना वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। सोचा मैं क्यों ना आप लोग को पीटी के लिए पर्पज से बता दीजिए कि इसमें लिखा है ये हिमालय के तराई क्षेत्र में अवस्थित है, पश्चिम चंपारण में है, गंडक के किनारे यहाँ थारू और उरांव जनजाति रहती है। यहाँ 53 प्रजाति टाइप स्तनपायी है, 26 सरीसृप प्रजाति है, 256 जो है प्रजाति पक्षी की है और 7 प्रजाति जो है सर्वभक्षी का है। ये सिंपल देखिए नेशनल जो पार्क आपका वाल्मीकि है इसके बारे में आपका ये इन्फॉर्मेशन है। इसको एक बार देखिए, अगर क्वेश्चन लॉन्ग बना के पूछा कि जैसे कि इस बार पूछा था 68 में क्वेश्चन, तो इसी तरह क्वेश्चन यहाँ भी पूछा सकता है कि पूछेगा कि ये सब विशेषता लिख देगा। ओके, ये सारा विशेषता लिख देगा, पूछेगा ये किस नेशनल पार्क की एक विशेषता है, जिसमें देगा वाल्मीकि और भी कुछ एग्जाम्पल दे देगा। तो आप इसको चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी इस बार 68 में पूछ चुका है पीटी में। अगर नालंदा जगह वहाँ बेनू वन है, फिर वहाँ घोड़ा कटोरा भगवान बुद्ध की मूर्ति है और सुभाष और हिनक पार्क जो है ये बिहार फिर नालंदा में है, ये भी मैचिंग पूछ सकता है। बाकी फल्गु नदी पर गया डैम जी रबर डैम बना है, ये 411 मीटर लंबा है और 3 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, ये भी जो है ना लिख सकते हैं। अगला यहीं दिया हुआ है कि ये टेबल आपका दिखा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में कितना निवेश आया है। यहाँ देखिए निवेश एक तो है कि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिसमें कि आपका खाद्य प्रसंस्करण था, वस्त्र था, चर्म था और आईटी था। तो उच्च प्राथमिकता वाले में ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण में सबसे ज़्यादा रोजगार है और जो है ना निवेश देखिए आप कितना है इसमें, ये
258 है, ठीक ना, इतना करोड़ रुपया। फिर यहाँ जब आप इसमें देखिए जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र है इसको देखिए, इथेनॉल में देखिए सबसे ज़्यादा है, ये जो पूछ सकता है, ये लगभग इसमें 3109 जो है ना, इतना जो है करोड़ रुपया जो है ना आपका इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, ये जो सबसे ज़्यादा है, ये आपसे पूछा जा सकता है पीटी में। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर अगला है कि बिहार में उद्योगों के पीछेपन का आखिर क्या वजह है। तो वजह देखिए, मैं ये सब एक्स्ट्रा लिखा गया है, जैसे कि भौगोलिक कारण में आपका लैंडलॉक्ड स्टेट है, क्योंकि आपको बिहार में समुद्र के किनारे तो कहीं है नहीं, इसलिए यहाँ व्यापार या जो जहाज़ का आवागमन नहीं हो सकता है। बाढ़ सूखा प्रभावित राज्य रहता है, प्राकृतिक संसाधन की कमी है, कच्चे माल का अभाव रहता है यहाँ पे। फिर आर्थिक कारण में उद्योगों के लिए ऋण का अभाव है, निवेश का अभाव है, बाजार और विपणन का अभाव है, आर्थिक कारण में इतना लिख सकते हैं। तकनीकी कारण में उद्योगों का आधुनिकीकरण नहीं है, फिर अनुसंधान रिसर्च की कमी है, ऊर्जा की भी कमी है, आधारभूत संरचना परिवहन या का उच्च स्तरीय नहीं होना, अन्य कारण जैसे कि गुड गवर्नेंस का अभाव है, रिस्क लेने में यहाँ के लोग डरते हैं, गरीबी है और शिक्षा है, उद्यमियों का अभाव है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कहीं ना कहीं, और गलत औद्योगिक नीति की वजह से यहाँ पे कम विकास हो पाया उद्योगों का, इतना लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे है कि अगर क्वेश्चन एक बार पूछा था कि बिहार में औद्योगिक संभावना क्या है, तो देखिए संभावना बहुत ज़्यादा है। कृषि आधारित उद्योग की काफ़ी अधिक संभावना है, मुख्य धारा के उद्योग से सीमेंट, लघु उद्योग, गोल्ड में भी बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में आईटी, पर्यटन, मनोरंजन काफ़ी बेहतर हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो कृषि आधारित बहुत बड़ा अच्छा है, जैसे चीनी इंडस्ट्री, खाद्यान्न, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, वस्त्र, जूट, इथेनॉल, इस सब में हम जो है ना अच्छा मेरा संभावना है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ये लिख सकते हैं। अगला है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। देखिए सरकार के काफ़ी सारे प्रयास हैं, जिसमें कि एक तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना की गई है। इसका मेनली काम है उद्योगों हेतु जमीन उपलब्ध कराना, और सर्वाधिक भूमि का जो अधिग्रहण कहाँ हुआ है, पटना, मुजफ्फरपुर में, फिर भागलपुर में हुआ, सबसे अधिक पटना में हुआ है, ठीक ना। मतलब कि अगर कोई कंपनी अगर ज़मीन चाहिए तो इस बियाडा से कांटेक्ट करके जो है ना वो ज़मीन ले सकती है। बाकी 2021-22 में 3 सर्वाधिक निवेश क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल और सामान्य वितरण, लेकिन इथेनॉल में जो है सबसे ज़्यादा हुआ है ओवरऑल में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ लिखा 2021-22 में कुल निवेश का 87% निवेश कहाँ हुआ है, आपका इथेनॉल में ही हुआ है। उसके बाद सरकार ने एक उद्योग मित्र की जो है ना स्थापना किया है, ये आपके लिए परामर्शदाता का काम करता है कि कैसे इंडस्ट्री क्या लगाया जाए। बाकी बिहार स्टार्टअप नीति 2022 अभी संशोधित करके लागू किया गया है। प्रथम नीति 2016 में आया था, फिर 2017 में इसको संशोधित किया गया था, और लेटेस्ट अभी 2022 में फिर से इसको संशोधित करके नीति बनाया गया है। और बिहार स्टार्टअप नीति का जो मुख्य उद्देश्य आपका यही है, युवा उद्यमों को बढ़ावा देना, वित्त पोषण करना, उसको कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम करना, फिर बिहार नवाचार केंद्र की स्थापना करना, प्रति लॉजिस्टिक 10 लाख रुपये का अनुदान देने की बात किया गया है, और 10 वर्ष तक इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये सरकार की तरफ किया जा रहा है। बाकी अगला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, युवा उद्यमी योजना है, SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग योजना है, ये कहीं ना कहीं इस दिशा में एक बेहतर प्रयास है। फिर बिहार इन्वेस्टर्स मीटिंग का आयोजन हर एक कुछ दिनों में कलकत्ता में, हैदराबाद में सरकार करा रही है, ये सरकार के प्रयास हो गया। अब आगे की राह देखिए, इसमें क्या लिखिएगा, आगे का राह हम लिख सकते हैं सरकारी नीति का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी पॉलिसी बनता है। कृषि आधारित उद्योग पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उपभोक्ता आधारित उद्योग लगना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में लगभग 12 करोड़ आबादी है, तो उपभोक्ता हम लोग ज़्यादा है, तो उपभोक्ता अगर जब कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री लगेगा तो वहाँ खाने पीने का बहुत डिमांड रहता है। चिकित्सा और शिक्षा पर हमको बल देना पड़ेगा, पर्यटन उद्योग पर बल देना पड़ेगा, और MSME को बढ़ावा देना पड़ेगा, और पलायन को रोककर कौशल विकास योजना लागू करनी पड़ेगी, ताकि उन लोगों को ट्रेनिंग देकर वहीं पर रोजगार दिया जाए। ये सब आप लोग कर सकते हैं, मतलब ये सब किया जा सकता है। अब यहाँ पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कुछ पूछा गया है, मैं यहाँ पे देखिए लिख लिया हूँ कि एक क्वेश्चन है कि बिहार में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। मतलब यहीं पे है बिहार में क्या आर्थिक विषमता क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, फिर सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का आपको इसके क्या वजह है, वजह लिख दीजिएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि बिहार में उद्योगों के लिए संसाधन, उसकी संभावना, उसका योजना और विकास का परीक्षण कीजिए। मतलब कि
क्या यहाँ पे संभावना है, क्या उसका प्लानिंग होना चाहिए और कैसे इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, आपसे पूछा है। और इसका आंसर हमारे जो अभी बताया उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ, अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे इसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार में समृद्ध प्राकृतिक साधनों के बावजूद बिहार का औद्योगिक विकास गति धीमी क्यों है, उसका मेन बताइए कारण। वही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी सब जो कारण, अब इसके पहले मैं आपको बताया समस्या बताया, वही समस्या अगर यहाँ आप चिपका देंगे तो आपका आंसर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन दे दिया हूँ। आइए अब जो है ना नेक्स्ट जो चैप्टर उसका नाम है रोजगार, श्रम रोजगार तथा कौशल प्रवास, ऐसा करके है। तो इसमें देखिए सिंपल सा क्या है कि बिहार में श्रम शक्ति मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रों में और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के असंगठित हिस्सों में नियोजित है। प्राइमरी में तो ये ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और जो टर्फरी सेक्टर है वहाँ लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब लेबर को ना संगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए जहाँ पे सैलरी मिले, फिक्स्ड काम मिले, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। भारत में कुल जनसंख्या का जो है ना 58.4% श्रम शक्ति सहभागिता दर है, ये भारत का बात है। लेकिन बिहार में कितना है श्रम शक्ति सहभागिता दर, वो 42.2% है। उसके बाद जो है ना बिहार में पुरुष श्रम शक्ति और महिला श्रम शक्ति दोनों की सहभागिता जो दर है ना सभी राज्यों से सबसे कम, मतलब कितना महिला पुरुष काम कर रहा है कुल आबादी में, उसको हम सहभागिता दर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेट दे दिया, मतलब डेटा यहाँ लिख दिया, इसको देख लीजिए। राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर बिहार में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में इतना था, फिर महिला माध्य देखिए बहुत कम है, और कुल मिला के 42% है। शहरी में देखिए मेल इतना है, फीमेल इतना है, और टोटल में इतना है। और ओवरऑल जब देखिएगा ग्रामीण और शहरी मिला के तो मेल 72% उसका सहभागिता दर है, फीमेल देखिए मात्र 10%, और ओवरऑल में कितना है 42%। इसको डेटा याद रखिएगा, अगर कहीं मेंस में उसका लिखिएगा। फीमेल का जो ना महिला सशक्तिकरण क्यों होना चाहिए, तो ये देखिए कितना कम है। तो जब तक सहभागिता दर नहीं बढ़ी तो कैसे देश राज्य विकसित करेगा। बाकी व्यक्तियों के निर्भरता अनुपात, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब 0 से लेके 14 साल के बच्चे और 60 से अधिक उम्र के लोग को माना जाता है ये काम नहीं करते। ये डिपेंड रहते हैं किस पर, जो 15 से लेकर 60 साल तक जो वर्किंग ग्रुप के लोग हैं उन पर ये डिपेंड रहते हैं। यहीं पे यहाँ निर्भरता अनुपात दिया गया है। तो बिहार में देखिए ओवरऑल कितना है 58.3% निर्भरता, मतलब इतना लोग जो है ना वर्किंग लोगों पर डिपेंड है। और बाकी देखिए इंडिया के लेवल पर काफ़ी कम है। तो हमारे देश में, हमारे राज्य की जो आबादी जो है यंग अभी ज़्यादा है, वो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे जाके 10 साल बाद हमको आगे बेनिफिट देगा। बाकी राज्यों में अगर बेरोजगारी दर देखिएगा तो आप यहाँ पे टोटल कितना है वो एक बार देख लीजिए। थोड़ा डेटा अगर नहीं भी देखेंगे चलेगा। समग्र रूप से देखिए बिहार में जो है ना अभी 5.1 जो है बेरोजगारी दर है, और इंडिया पर 4.6 है ये डेटा। और बाकी यहाँ मेल फीमेल का अलग अलग दिया हुआ है, ग्रामीण शहरी का वीडियो पॉज करके अगर इसको देखना है आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे रोजगार का पैटर्न देखते हैं। रोजगार का पैटर्न कहने का मतलब ये है कि बिहार के सभी पुरुष श्रमिकों में लगभग 63% स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड है, कार्यों में लगे, जैसे कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, वो खुद का उसका काम है। जबकि पूरे भारत में ये 54.5% है, मतलब मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ अपना खुद का काम करता है कुछ ना कुछ। बाकी 29.2% पुरुष कहीं ना कहीं अनियमित वर्कर्स हैं, मतलब उनको सैलरी फिक्स नहीं है। और मात्र नियमित मजदूरी वाले जो है ना कितना है 7.7% मात्र है, ये बहुत प्रॉब्लम है। महिला स्वनियोजित कितना है 68.4%, और अनियमित कितनी है 23.8%, और नियमित कितना है 7.8%। मतलब कि नियमित रोजगार पाले श्रमिक की संख्या काफ़ी ही कम है, स्वनियोजित और जो है ना अनियमित काफ़ी ज़्यादा है। बाकी यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ क्षेत्रवार श्रमिक कहाँ कहाँ है। तो अगर बिहार का आप देखिएगा तो प्राथमिक क्षेत्र में 47.4% श्रमिक यहाँ है, द्वितीयक में 25% और तृतीयक में 27.6%। अब इंडिया के लेवल पर जाइएगा तो क्षेत्रवार जो है ना कहाँ कहाँ कितना लोग काम कर रहा है, तो प्राथमिक में 44.3% है, सेकेंड में 24.4% और तृतीयक में 31.3% जो है ना लोग यहाँ पे काम कर रहा है। तो अभी डेटा देखिए यूज होगा, अगर कहीं भूमिका लिखिएगा तो
जी मतलब प्राइमरी सेक्टर में इतना % लोग काम कर रहे हैं, द्वितीयक में इतना कर रहे हैं, तृतीयक में इतना काम कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब पासपोर्ट जो इशू किया जाता है खाली डेटा या पीटी के पर्पज़ से है कि 2021-22 में जारी जो किया गया है, कुल जो है ना 3.091 लाख पासपोर्ट जारी किया गया, जिसमें सबसे अधिक सिवान, फिर गोपालगंज, फिर पटना, फिर ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। इसको क्रम याद रखिएगा तो पीटी के लिए पूछा जा सकता है। अगला है बिहार सरकार जो कुछ कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। बिहार कौशल विकास निगम राज्य में लेबर की कुशलता वृद्धि के लिए एक नोडल एजेंसी है। 6 अलग अलग योजनाएं के इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग कर रहा है, जो कुछ राज्य सरकार की योजनाएं हैं, कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो इसमें देखिए पहला तो एक कुशल युवा कार्यक्रम, इसमें 10वीं पास जो है ना युवक युवतियों को जो है ना जिसका उम्र 15 से लेकर 28 वर्ष तक इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, बोलने सिखाया जाता है, बेसिक कंप्यूटर का मतलब कोर्स कराया जाता है। और अभी तक लगभग 16-17 लाख जो है इसमें नामांकन हो चुका है। एक है डोमेन स्किलिंग, ये क्या है, अगर कोई आदमी जो श्रम शक्ति में जो जुड़ रहा है, जो कि 15-16 साल का है, उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था इसमें डोमेन स्किलिंग में की जा रही है। फिर अगला है नियुक्ति प्रशिक्षण तैनाती योजना। ये क्या है, जिस उद्योगों को किस तरह का लोग चाहिए वैसा जो है ना ट्रेनिंग देना, नियुक्ति करना, ये इसका मेनली है। बाकी एक पूर्व शिक्षण मान्यताकरण है, ये श्रमिकों द्वारा सीखने की अगर पारंपरिक प्रक्रिया के बाहर प्राप्त कौशलों और ज्ञानों का मूल्यांकन करके मान्यता प्रदान की जाती है। अगर वो कुछ ट्रेडिशनल अगर सीखे हैं तो उसमें जो है ना कुछ और एक्स्ट्रा देके उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। और अंतिम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये केंद्र सरकार का है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लगभग शायद मेरे ख्याल से 3.0 खत्म हो चुका है, 4.0 स्टार्ट होने वाला था। तो इस बार अलग से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या उपलब्धि रहा, क्या कमियां रहा, ये मेंस के लिए, हालांकि मैं इसको अलग से कराऊंगा। फिर अगला है बिहार राज्य वित्तीय लेखाकरण प्रमाण पत्र। इसमें क्या है, जीएसटी से संबंधित बेसिक ज्ञान दिया जाता है या और भी जो वित्तीय जानकारी दिया जाए ताकि जो है बेहतर ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब लोग यहाँ के युवा जो है जीएसटी के बारे में जान सके, ऐसा इसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हाँ आपके पास ये सर्टिफिकेट है, उसके बेसिस पर आप किसी ऑफिस में जो जीएसटी जहाँ काम होता है वहाँ आप जॉब कर सकते हैं प्राइवेट में। नेक्स्ट अगला है कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण एक संस्थान है जो कि बिहार के सभी जिलों में ग्रामीण युवक युवतियों के कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए स्थापित किए गए एक संस्था है। अभी तक लगभग 2.5 लाख जो है प्रत्याशी यहाँ से ट्रेनिंग हो गया है, जिनमें लगभग 1.82 लाख काम भी कर रहे हैं। ये कहाँ है, स्वरोजगार की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका उद्देश्य मिलने क्या है इस कार्यक्रम का। फिर अब रोजगार सृजन हेतु सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो पहला है 7 निश्चय योजना के तहत युवा शक्ति बिहार प्रगति, बिहार सरकार का मेन थीम लाइन अभी हो गया है। और अभी 32% से अधिक जो है आबादी युवाओं की है और सरकार 10 लाख रोजगार देने की घोषणा भी किया है। तो अब देखिए यहाँ पे रोजगार इस बार का बजट जो कहता है, बजट का ये डेटा है, बजट में कहा गया है कि रोजगार देखिए 2 लेवल पे, एक तो सरकारी नौकरी और दूसरा प्राइवेट नौकरी। तो सरकारी नौकरी में देखिए बीपीएससी लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी निकालेगी। बिहार एसएससी देखिए दिया हुआ है, बिहार तकनीकी सेवा में देखिए, बिहार पुलिस में इतना आएगा, शिक्षक में इतना बहाली, ये सब सरकारी नौकरी का बात है, हल्का जिक्र कर दिया। अब प्राइवेट नौकरी या रोजगार सृजन में क्या, युवाओं को रोजगार हेतु मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना चलाया जा रहा है, OBC उद्यमी चलाया जा रहा है, महिला उद्यमी चलाया जा रहा है ताकि इसका फ़ायदा उठा सके। स्टार्टअप पॉलिसी 2022 है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, युवाओं को प्रशिक्षण है, ITI की स्थापना है। ये सब कहीं ना कहीं प्रयास है रोजगार सृजन की दिशा में। अब यहाँ पे हालांकि अभी भी रोजगार पूरी 100% को तो मिला नहीं है, तो आगे की क्या राह होनी चाहिए। आगे की राह देखिए क्या है, प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से उद्योगों की स्थापना करें। पूरा बिहार है मान लीजिए, तो पूरा बिहार में यहाँ की क्या आवश्यकता है, यहाँ क्या आवश्यकता है, यहाँ क्या, इसको बोलते हैं स्थानीय नियोजन, प्लानिंग करना, और ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। हुनर को पहचानना पड़ेगा, किसको क्या काम आता है, उसको उस एरिया में ट्रेनिंग देना और वहाँ रोजगार प्रदान करना, निवेश को बुलावा देना, फिर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना। ये सब कुछ काम है जिसको करके हम जो है ना रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं या कौशल विकास करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए 2-3 है, 2 इसमें क्वेश्चन देख लीजिए। बिना कौशल विकास का बिहार जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा नहीं उठा सकता है, चर्चा कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी
जो लाभांश है, जब इसको ट्रेनिंग नहीं देंगे अलग अलग फील्ड का तो कैसे काम कर पाएगा। तो वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है 20 लाख रोजगार देना बिहार सरकार का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां अधिक रोजगार सृजन की क्षमता है। तो आप इसको दिखाइए कि 20 लाख जो लोगों को रोजगार देने की बात है, किन किन सेक्टर में हम दे सकते हैं। लघु उद्योग है और भी कई छोटे मोटे स्मॉल करके हम यहाँ 20 लाख रोजगार आराम से दे सकते हैं ट्रेनिंग दे के, या नहीं तो अपने लोगों को कहीं और अच्छी जगह भेज के ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसा वैसा काम करके जो है ना हम जो है ना इस चुनौती को पार पा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ना 2 चैप्टर का आपका हो गया इकोनॉमिक सर्वे। अब जो हम नेक्स्ट इसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें 2 चैप्टर और कवर मैं कर दूंगा। तो आने वाले 3-4 वीडियो में पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरा एक एसे का भी वीडियो चल रहा है, जिसमें कि एसे में अभी तक 6 या 7 लेक्चर आ चुका है। अब नेक्स्ट एसे का भी लेक्चर आएगा। और अभी आज ही जो है मैं बिहार मेंस करंट अफेयर्स एक सीरीज शुरू किया, वो भी सप्ताह में 2-3 वीडियो आते रहेगा। उसके बाद जिनको भी 68 मेंस का डेली अनफेटिंग प्रोग्राम करना है या 69 जिनको देना है या 70 के लिए जो है 12 मार्च को न्यू बैच जो है मेंस का अनफेटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना, नीचे नंबर दिया गया वहाँ पे कॉल कर लें। 68 जिनको देना है उसमें पर डे 5 क्वेश्चन कराया जाएगा और ये 50 दिन का प्रोग्राम होगा। 50 दिन के प्रोग्राम में लगभग समझिए कि 300 आसपास जीएस का क्वेश्चन और बाकी 100 निबंध कराया जाएगा। बाकी जिनका 69 है 70 उसको पर डे 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। और अभी लगभग ये जब तक मेंस नहीं होगा तब तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें यहाँ भी 300 से ज़्यादा ही अनफेटिंग प्रोग्राम कराया जाएगा। इनको जुड़ना है, नीचे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर लें। और बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जो चीज़ें चल रहा है। तो बाकी अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।